अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं मौजूद था, मैंने माइक जो है वो म्यूट किया हुआ था, तो मैं चाह रहा था कि आप पहले ये नोट कर लें। अब मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन सारे लोगों ने बताया है कि उन्होंने ये नोट कर लिया है। अच्छा, कल की क्लास में हमने लीनियर एक्सपेंशन और जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या जिसको क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं वो हमने किया था। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होता है और कोफिशिएंट ऑफ जो क्यूबिकल एक्सपेंशन है वो बीटा होता है। ये हमने दोनों कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं कि भाई हमें प्रूव करना है कि बीटा इक्वल टू 3 अल्फा होता है। ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये लॉन्ग के सेक्शन में आती है, ये लॉन्ग सेक्शन में आती है 7 मार्क्स में, ठीक है जी। तो ये डेरिवेशन जो है ये 7 मार्क्स में 7 नंबर में लॉन्ग के सेक्शन में आती है और अक्सर ये एग्जाम में आती रहती है। तो है बड़ी आसान, तो इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये इसमें इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि बीटा इक्वल टू 3 अल्फा होता है। अगर हम थियोरेटिकली देखें, कॉन्सेप्चुअली अगर हम देखें तो हमें वैसे ही समझ आता है कि बीटा 3 अल्फा होता है, क्योंकि जब लीनियर एक्सपेंशन होता है तो एक डायरेक्शन में एक्सपेंशन होता है, यानी जो इजाफा हो रहा होता है गर्म करने पर वो सिर्फ लेंथ में होता है। लेकिन जब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है तो बॉडी का पूरा वॉल्यूम जब बढ़ता है तो वो जो एक्सपेंशन है वो 3 डायमेंशंस में हो रहा होता है, क्योंकि उसमें बॉडी की लेंथ भी इंक्रीज हो रही होती है और विड्थ भी इंक्रीज हो रही होती है और हाइट भी इंक्रीज हो रही होती है। तो तीनों डायमेंशंस में एक्सपेंशन हो रहा होता है, जबकि जो वो होता है लीनियर एक्सपेंशन वो सिर्फ 1 डायमेंशनल होता है और ये वाला 3 डायमेंशनल होता है। तो ये वैसे ही हमें समझ में आ रहा है कि ये 3 टाइम होगा, लेकिन अब हमें इसको मैथमेटिकली वेरीफाई करना है, मैथमेटिकली हमें प्रूव करना है कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है कि हमारे पास ये क्यूबिकल बॉक्स है और इस क्यूबिकल बॉक्स की जो लेंथ है वो L है, विड्थ इसकी W है और हाइट इसकी H है। और तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी इसका वॉल्यूम आ रहा है वो इसका P है। और ये हमारे पास T सेंटीग्रेड पर मौजूद है। T कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। अब इसके बाद इसको की गई है हीटिंग, इसको गर्म किया गया है और गर्म करने पर इसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हुआ और इसका वॉल्यूम बढ़ गया और इसका वॉल्यूम V से बढ़कर हो गया V प्लस डेल्टा V। इसका मतलब है कि डेल्टा V इसमें इंक्रीज इन वॉल्यूम हो गया। पहले वॉल्यूम इसका V था तो V में डेल्टा V का इजाफा हो गया, ठीक है। अब जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसकी तीनों डायमेंशन जो है इंक्रीज हो जाएंगी। तो लेंथ इसकी पहले L थी, अब इसकी लेंथ बढ़ गई और बढ़कर इसकी लेंथ हो गई L डैश। इसी तरह विड्थ इसकी पहले W थी, अब विड्थ इसकी बढ़ के W डैश हो गई और हाइट इसकी पहले H थी तो वो बढ़ के H डैश हो गई। तो इसकी तीनों डायमेंशंस लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें इनकी इंक्रीज हो गई। L से बढ़ के लेंथ L डैश हो गई, विड्थ इसकी W से बढ़ के W डैश हो गई और हाइट इसकी H से बढ़ के H डैश हो गई। और हमने इसको कहाँ तक गर्म किया है? हमने इसको टेम्परेचर T से गर्म किया है, T प्लस डेल्टा T तक। पहले ये टेम्परेचर T सेंटीग्रेड पर था, अब T प्लस डेल्टा T सेंटीग्रेड पर है। और यहाँ पर हमने कहा है कि वेयर डेल्टा T इज ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा T जो है वो टेम्परेचर में स्मॉल चेंज है, जिसका मतलब ये है कि इसको बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इसको बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया गया बल्कि हल्का गर्म किया गया है। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये कहें कि भाई इसको ज्यादा गर्म किया गया है, अगर हम ये कहें कि इसको ज्यादा गर्म किया गया है तो फिर ये बात हो सकती है, ठीक है जी। अगर हम ये कहते हैं, कोई बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, कोई कह रहा है वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। वो असल में वॉइस प्रॉब्लम हुई होगी, वॉइस प्रॉब्लम आपको हुई होगी चंद सेकंड के लिए, क्योंकि चंद सेकंड के लिए नेट जो है ना वो थोड़ा सा हैंग हो गया था। तो आई होप कि अब ठीक हो गया होगा, ठीक है ना। अब ठीक हो गया होगा। अब बताएं मुझे, चंद सेकंड के लिए नेट हैंग हुआ था, अभी वो नेट ठीक हो गया है, ठीक है जी। अभी सही है। अब मुझे बताएं आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आवाज क्लियर है? हेलो, हाँ भाई, अब मुझे बता दें अभी आवाज क्लियर है? ठीक है, फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं, सिवाय कोई एक आध कह रहा है, बाकी सब कह रहे हैं कि आवाज सही आ रही है, ठीक है। अगर किसी एक के, हाँ अब सब कह रहे हैं आवाज सही आ रही है, अगर किसी एक के पास है तो तुम्हारे पास नेट का इशू होगा, अभी ठीक होगी, ठीक है। अब्दुल्ला कह रहा है नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। भाई
किसी एक को नहीं आ रही, उसके अपने एंड पे नेट का इशू होगा बेटा। अब यहां से ठीक है, मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड के लिए नेट हैंग हुआ था और नेट ठीक हो गया है, बीच बीच में हैंग हो रही है, वो सिर्फ कोई एक कह रहा है, बाकी अब सब कह रहे हैं कि सही आ रही है आवाज। अब सिर्फ 1 या 2 के पास है, वो अपना नेट चेक करें, डिवाइस के करीब हो जाए, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, हाँ भाई, हाँ ठीक है, अभी ठीक है ना भाई। अब तो आ रही है सबको। तो मैं ये कह रहा था कि हमने इसको हल्का गर्म किया है, ज्यादा गर्म नहीं किया। अगर हम ये कहें कि भाई ज्यादा गर्म किया गया है, तो फिर ये बात हो सकती है कि भाई बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा शायद ज्यादा गर्म करने पर होगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि डेल्टा टी स्मॉल है, इसका मतलब है कि हमने इसको हल्का सा गर्म किया है। अब अगर हल्का सा गर्म करने पर वेरीफाई हो जाएगा, अगर हल्का गर्म करने पर वेरीफाई हो जाए कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा है, तो फिर ज्यादा गर्म करने पर तो होगा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर यह अज्यूम किया जा रहा है कि इस क्यूब को थोड़ा सा गर्म किया गया है, ठीक है। अब जो बात मैंने आपको समझाई है, देखिए वो यहाँ पे लिखी है, कंसीडर अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V, ठीक है जी, एट टेम्परेचर T सेंटीग्रेड। T सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। इट्स डायमेंशन आर L, W एंड H। डायमेंशन इसकी जो है L, W और H इसकी डायमेंशन है। इट इज हीटेड अप टू टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T सेंटीग्रेड। इसको T प्लस डेल्टा T सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया। तो क्या हुआ, ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस टू V प्लस डेल्टा V। इसका वॉल्यूम इंक्रीज होके V प्लस डेल्टा V हो गया। एंड डायमेंशंस बिकम, और डायमेंशंस इसकी क्या हो गई, L डैश, W डैश और H डैश, ये इसकी तीनों डायमेंशन आ गई, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका इनिशियल वॉल्यूम निकालते हैं। इनिशियल वॉल्यूम है इसका V, वो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तीनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो जो V होगा वो LWH के इक्वल आ जाएगा। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका निकालेंगे फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम जो है इसका वो V प्लस डेल्टा V है। तो उसके लिए अब ये वाली चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब L डैश, W डैश और H डैश मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हम यहाँ पर L डैश, W डैश और H डैश की वैल्यूज निकाल के रखेंगे। तो वो मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ कि वो कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी फाइनल डायमेंशन निकाल रहे हैं, टू कैलकुलेट फाइनल डायमेंशन। अब पहले हम इसकी निकाल रहे हैं लेंथ, ठीक है जी, लेंथ हमने इसकी निकाली। तो अब आप देख रहे हैं कि भाई जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि भाई ये क्यूब जो था, पहले इसका वॉल्यूम कम था, ठीक है जी, पहले इसका वॉल्यूम था कम और बाद में इसका वॉल्यूम हो गया, बाद में जाके इसका वॉल्यूम हो गया इंक्रीज। ठीक है जी। अब पहले इसकी लेंथ थी L और फाइनल लेंथ है इसकी L डैश। तो अब ये लेंथ L से बढ़ के जो L डैश हुई, तो यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन हो गया इसकी एक साइड पर, ठीक है जी। तो हमने अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई किया, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L1 डेल्टा T। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो डेल्टा L जो है वो अल्फा इससे मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा L1 डेल्टा T हो गया। फिर इसके बाद डेल्टा L जो होता है वो L2 माइनस L1 होता है। डेल्टा L की जगह L2 माइनस L1 रख दिया और राइट साइड इसकी वैसे ही आ गई। फिर यहाँ से माइनस L को राइट पर ले गए, तो ये माइनस L राइट पे जाके प्लस हो गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। तो फिर क्या करेंगे कि इन दोनों में से L1 को कॉमन कर लेंगे। तो इन दोनों में से L1 को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T आ जाएगा, ठीक है जी। वो एक बच्चा कह रहा है लास्ट स्लाइड में और तो कुछ नहीं लिखवाना था, नेट चला गया। नहीं, और कुछ नहीं लिखवाना था, कुछ भी नहीं लिखवाना, लास्ट स्लाइड में और कुछ नहीं, ठीक। तो अब जो है वो क्या नाम है, क्या कह रहा था मैं, तो इसमें से L1 कॉमन कर लिया, ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा T आ गया और ये लेफ्ट साइड पे L2 चल रहा है। अब L2 क्या होती है, फाइनल लेंथ, और L1 होती है इनिशियल लेंथ। तो देखो इनिशियल लेंथ इसकी थी L और फाइनल लेंथ हो गई L डैश। तो अब क्या हो गया, L2 की जगह पे L डैश आ गया और L1 की जगह पे L आ गया। इस तरह ये L डैश की वैल्यू निकल गई कि L डैश इक्वल है L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब जिस तरह लेंथ निकली, बिल्कुल ऐसे ही देखो इसकी विड्थ निकल जाएगी, सेम काम विड्थ में हो जाएगा। क्योंकि जब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन जो है वो 3 साइड पर हो रहा है।
ठीक है जी। क्यूबिकल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जब हो रहा है, जब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है तो लीनियर एक्सपेंशन 3 साइड पर हो रहा है। एक लीनियर एक्सपेंशन तो यहाँ पे हो रहा है, दूसरा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। ये साइड पहले थी W और ये बढ़ के बाद में हो जाएगी W डैश, और तीसरा यहाँ पे हो रहा है, ये साइड जो थी H, यहाँ पे H थी, और ये वाली बढ़कर क्या हो जाएगी, H डैश हो जाएगी, ठीक है, H डैश हो जाएगी। तो अब आप विड्थ जब निकालेंगे तो फिर दोबारा वही अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करें जैसे ऊपर किया था। अब ये जो शुरू के स्टेप हैं ये वाले, ये जो स्टेप हैं ये तो बिल्कुल यही वाले, बिल्कुल एज इट इज है। अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, फिर डेल्टा एल की जगह L2 माइनस L1 रख दिया, फिर इस माइनस L1 को राइट पर लेगा, ये प्लस हो गया, ठीक है। और फिर क्या होगा कि अब ये L2 इज इक्वल टू L1 इंटू L1 प्लस एल्फा L1 डेल्टा टी होगा। तो अब L2 और L1 की जगह W आ जाएगा। L1 क्या है, L1 है W, और L2 बाद में W बढ़ के क्या हो गया, W डैश हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि L1 की जगह पे देखें W1 आया, और L2 की जगह W2 आया, और फिर आप देखें W1 की जगह क्या आया, W आया, और W2 की जगह क्या आया, W डैश आया। क्यों, इसलिए कि पहले वाली विड्थ W है और बाद वाली W डैश है। तो ये जो W है ये W1 की जगह आ जाएगी, और जो W डैश है ये W2 की जगह आ जाएगी। तो इस तरह बिल्कुल इसी पैटर्न पे जैसे L डैश निकला था कि L डैश इक्वल था L इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के, बिल्कुल इसी तरह जो W डैश होगा वो होगा W इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा तो ऐसे ही इसकी हाइट निकल जाएगी, तो तीनों डायमेंशन आ जाएंगी, L डैश आ गया और W डैश आ गया, और अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा H डैश आ जाएगा। फिर इन तीनों को वहां पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जरा इसको नोट कर लें। हाँ भाई, किधर पहुंचे। अच्छा भाई, अब्दुल्ला ने एक सवाल पूछा और फखर अब्बास ने जवाब दे दिया। वेरी गुड, यानी मेरे साथ साथ और भी टीचर चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। आगे चले भाई। अब इसी तरह तुम लोग H डैश निकालो, ठीक है भाई। अब इसी तरह तुम लोग H डैश निकालो, आगे बढ़ो, करो।
आप लोग ऐसे ही एच डैश निकालो। अच्छा, कोई कह रहा है अहमद, अहमद अली कह रहा है निकाल भी लिया। ठीक है, समीर कह रहा है ओके निकालें जरा, कुछ लोगों ने निकाल लिया है। हाँ भाई कर लिया। तो अब जब ये तीनों चीजें आ जाएंगी, तीनों डायमेंशन आ जाएंगी, तो इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो अब देखिए इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया है। तो इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 हमारी है लेफ्ट पर है उसमें, लेफ्ट पर उसमें है v प्लस डेल्टा v, और राइट साइड पर उसमें एल डैश और डब्ल्यू डैश और एच डैश मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखें ये एल डैश की वैल्यू आ गई, ये डब्ल्यू डैश की वैल्यू आ गई, ये एच डैश की वैल्यू आ गई, तीनों वैल्यूज रख दी। अब जब तीनों वैल्यू रखी तो फिर इसमें आप देख रहे हैं कि 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का जो ब्रैकेट है वो 3 दफा आ रहा है। तो क्या होगा, इसको एल को डब्ल्यू को और एच को एक साथ कर लें, तो ये आ गया एल डब्ल्यू एच, और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप इक्वेशन 1 देखिए, आपकी इक्वेशन 1 ये कहती है कि एल डब्ल्यू एच जो है वो वी के इक्वल है। आपकी कॉपी में इक्वेशन 1 लिखी होगी, तो ये जो एल डब्ल्यू एच है इसकी जगह पे वी आ जाएगा। तो अब ये बन जाएगा v इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। ठीक है, यहां तक आ जाए आप लोग, इस स्टेप तक नोट करें आप लोग।
हाँ भाई, यहाँ तक पहुंच गए आप लोग? ठीक है, अच्छा जी। अब जब यहाँ तक आ गए तो अब आगे देखें इसमें क्या होगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे हम। अब देखेंगे ए प्लस बी होल क्यूब से एक्सपेंड होगा। देखें ये जो है 1 + अल्फा डेल्टा टी का जो होल क्यूब है, इस पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब। देखें ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर ए समझेंगे आप 1 को और बी समझेंगे अल्फा डेल्टा टी को। तो देखिए ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a² बी, तो ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह अल्फा डेल्टा टी आ गया, प्लस 3ab², तो ए की जगह 1 आया और बी का स्क्वायर करेंगे यानी अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, और प्लस बी क्यूब होगा जिसका मतलब है अल्फा डेल्टा टी का क्यूब होगा तो दोनों पे क्यूब आ जाएगा, एल क्यूब सॉरी अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट है 1 + अल्फा डेल्टा टी होल क्यूब, इस ब्रैकेट को एक्सपेंड किया गया है इस फॉर्मूले के मुताबिक। किस फॉर्मूले के मुताबिक? ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो यहाँ ए समझा जाएगा 1 को और बी समझा जाएगा अल्फा डेल्टा टी को, तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, इस तरह हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। जब आगे जाएंगे तो देखिए 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा और यहाँ पे 3 1 सा 3 हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है और ये अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब हो जाएगा। जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो इसके बाद आप ये याद करें कि शुरू में बताया गया था कि जी जो डेल्टा टी है वो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है, तो शुरू में बताया गया था कि जो डेल्टा टी है वो स्मॉल है। अब जो स्मॉल वैल्यूज होती हैं उनकी हायर पावर जो है वो निगलेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा टी की जो हायर पावर है यानी डेल्टा टी स्क्वायर और डेल्टा टी क्यूब, इन दोनों को निगलेक्ट कर दिया जाएगा। ये दोनों चीजें निगलेक्ट हो जाएंगी, तो निगलेक्ट करने का मतलब है इनकी जगह जीरो रखेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पे जीरो रखेंगे, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और यहाँ जीरो रखेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब आप देखें कि इसके बाद ये चीज बताई गई है। इसके बाद क्या कहा गया भाई? इसके बाद ये कहा गया है कि since delta t is small, since delta t is small, therefore its higher powers that is delta t square and delta t cube are neglected। तो ये दो वैल्यूज जीरो हो गई, यहाँ पे जीरो और जीरो आ गया, ये खत्म हो जाएगा, तो v प्लस डेल्टा v जो है वो राइट साइड में v रह जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 1 + 3 अल्फा डेल्टा t रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जरा नोट करें आप।
हाँ भाई, कहाँ पहुंचे, कर लिया? काफी लोग तो कह रहे हैं कर लिया। तो इसके बाद ये होगा कि ये जो v है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में जाएंगे आप, तो ये v अंदर मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ। ओके, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, वो v राइट साइड वाला v अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो राइट साइड वाला v अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो राइट पर v और प्लस 3v अल्फा डेल्टा टी आ गया। फिर इस v को आप लेफ्ट पे ले जाएं, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और एक v पहले से मौजूद है, इस तरह ये v से v कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट पे बचेगा डेल्टा v, और राइट पे बचेगा 3v अल्फा डेल्टा टी। ये आपकी इक्वेशन 3 आ जाएगी। यहाँ तक नोट करें, यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है जी, अब आगे चले। अब क्या करेंगे, अब बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। वी नो दैट बीटा क्या होता है, बीटा होता है डेल्टा वी अपॉन वी वन डेल्टा टी। बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें, और इसमें ये होगा कि हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम था वो v था, और फाइनल v प्लस डेल्टा वी था। तो चूंकि हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम v था, इसलिए ये v1 की जगह पे v आ जाएगा, v1 इक्वल टू v। वैसे तो वॉल्यूम v1 और v2 होता है ना, इनिशियल और फाइनल। हमने लिया था v लिया था, और v प्लस डेल्टा वी लिया था, हमने ऐसे लिया था। तो हमारा v1 जो है वो v के इक्वल है, और v2 इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये v1 की जगह v आ जाएगा, फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेल्टा वी जो होगा, ये बीटा वी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। अब इस डेल्टा वी की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, इक्वेशन 3 में डेल्टा वी की वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे डेल्टा वी की वैल्यू, तो ये डेल्टा वी की जगह यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, ये आ गई बीटा वी डेल्टा टी, और राइट साइड जो है वो 3v अल्फा डेल्टा टी वैसी मौजूद है। इस तरह ये v से v कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बीटा बच गया, और ये 3 अल्फा बच गया। तो इस तरह ये वेरीफाई हो जाएगा कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा।
हाँ भाई, कर लिया आप लोगों ने? अच्छा जी, अब ये जो है आज की क्लास का ये फाइनल टॉपिक है, इसके बाद हम आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। अब ये एक शॉर्ट उसमें आता है क्वेश्चन में, यानी 2-3 नंबर में आता है बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट, ठीक है। और उसके बाद एक बायोमेटेलिक थर्मोमीटर भी होता है। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर मैं अगली क्लास में बताऊंगा, बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस इसको डिफाइन करना है और इसकी वर्किंग बतानी है, ठीक है। और ये फिगर इसकी बना दो। अब आप इसको समझ लें। थर्मोस्टेट का मतलब होता है, थर्मोस्टेट जो है वो कोई ऐसा डिवाइस होता है जो किसी अप्लायंसेस वगैरह में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पे आसान एग्जांपल ले लेते हैं, घरों में जो है ना वाटर गीजर लगा होता है सर्दी के मौसम में पानी गर्म करने के लिए। अब उसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है। अच्छा, अब वो कैसे होता है? फर्ज कर लें कि आपने गीजर को ऐसे सेट किया है कि भाई पानी आप उसमें 70 सेंटीग्रेड तक गर्म रखना चाहते हैं। अब उसके अंदर एक बर्नर होता है जो जिसमें से आग निकल रही होती है। अब वो बर्नर ऑन होगा और वो पानी को गर्म करेगा। भाई पानी को उसने गर्म कर दिया 70 सेंटीग्रेड तक। अब 70 सेंटीग्रेड पर जब पानी पहुंच जाएगा तो फिर वो उसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होगा। वो थर्मोस्टेट क्या करेगा? उस बर्नर को ऑफ कर देगा, अंदर चूल्हा बंद हो जाएगा। अब पानी 70 सेंटीग्रेड पे है। अब थोड़ी देर में जब पानी जब ठंडा होने लगेगा तो फिर क्या होगा? जब थोड़ी देर में हाँ, कोई कह रहा है स्त्री में भी होता है। हाँ बिल्कुल सही है, समीत कह रहा है स्त्री में भी होता है। हाँ, स्त्री में भी होता है, बिल्कुल सही। और कई सारी चीजों में होता है। तो अब जैसे पानी 70 सेंटीग्रेड पे पहुंच गया तो थर्मोस्टेट ने उसको बंद कर दिया। अब थोड़ी देर में जब पानी ठंडा हो जाएगा तो वो थर्मोस्टेट उसके बर्नर को फिर ऑन कर देगा, पानी फिर गर्म होने लगेगा। अब पानी फिर 70 सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, वो फिर उसको ऑफ कर देगा। फिर पानी थोड़ी देर में ठंडा होगा, वो फिर उसको ऑन कर देगा। तो थर्मोस्टेट जो है वो किसी भी अप्लायंस वगैरह में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट है, ये बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट जो है, ये थर्मोस्टेट की एक पर्टिकुलर काइंड है जिसमें एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज होती है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप में इस तरह से करते हैं कि एक लंबी सी पट्टी लेते हैं मेटल की। कोई भी एक लंबी सी पट्टी ले ली मेटल की, मिसाल के तौर पे एक मेटल आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने मेंशन किया ब्रास। एक ब्रास की ले ली, फिर उसके साथ दूसरी पट्टी एक ले ली किसी और मेटल की, फर्स्ट करें स्टील की ले ली, और इन दोनों को यहाँ पे वेल्ड कर दिया। अब दो मेटल की लंबी लंबी पट्टियां ले ली और बीच में वेल्डिंग कर दी। अब वो एक स्ट्रिप बन गई। अब वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होगी जिसमें दो स्ट्रिप को जोड़ा गया है। अब वो कैसे काम करेगी ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स सर्टेन टेम्परेचर इन अप्लायंसेस लाइक वाटर गीजर एंड कुकिंग ओवन वगैरह वगैरह, ठीक है। इट एक्टिवेट्स और डीएक्टिवेट्स अ मैकेनिकल वॉल्व और इलेक्ट्रिकल स्विच ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। अब इसमें होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप ऑफ ब्रास एंड स्टील which is in contact with an electric circuit, and so it works as a circuit breaker whereas the circuit is the part of appliance। अब देखें यहाँ पर इसको शो किया गया है। अब ये सर्किट बना हुआ है, आप देखें ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है और ये एरो इसको टच कर रहा है। इसका मतलब है कि इस पर जो सर्किट है वो कांटेक्ट में है, यानी बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो इस सर्किट से कांटेक्ट में है। तो जो भी आपका गीजर है या जो भी चीज है वो अभी काम कर रही है। अब होगा क्या कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने पर ये स्ट्रिप जो है वो आगे की तरफ एक्सपेंड होगी। लेकिन अब ये स्ट्रिप दो मेटल से बनी हुई है, ब्रास और स्टील से, और दोनों का जो अल्फा होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो मुख्तलिफ होगा। एक मेटल का ज्यादा होगा, एक का कम होगा। अब होगा क्या कि ऊपर वाली मेटल का ज्यादा होता है, नीचे वाली का कम होता है। तो ऊपर वाली मेटल गर्म करने पर फैलती है, लेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन नीचे वाली उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती। अब बीच में वेल्डिंग हुई हुई है, दोनों जुड़ी हुई है। तो जब ऊपर वाली जो मेटल है वो ज्यादा आगे जाने की कोशिश करती है और नीचे वाली उसको रोकती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पूरी बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, आप देखेंगे नीचे की तरफ टर्न हो जाती है। ये पहले स्ट्रेट थी, ये ऐसे नीचे टर्न हो गई, तो ये बीच में गैप आ गया। अब ये जो बीच में गैप आ गया तो अब ये सर्किट ब्रेकर का काम हो गया। अब ये गैप आ गया तो सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और जो भी आपका गीजर है या इस्त्री है वो काम करना बंद हो जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद जब ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो ये स्ट्रिप दोबारा सीधी हो जाएगी, ये फिर ऊपर चली जाएगी।
और फिर ये इससे कांटेक्ट में आ जाएगी, वो फिर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर जब गर्म होगा तो फिर ये नीचे आ जाएगी। तो इस तरह की जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये सर्किट ब्रेकर का काम करेगी। टेम्परेचर के बढ़ने पर ये स्ट्रिप नीचे आ जाएगी, बीच में गैप आ जाएगा, और टेम्परेचर के कम होने पर ये दोबारा ऊपर हो जाएगी। तो इस तरह ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होती रहेगी। अब देखिए ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, व्हेन टेम्परेचर राइजेस then due to different coefficient of linear expansion of both metals bimetallic strip bends, जो मैंने यहाँ बताया, and its contact with circuit is broken, और contact इसका यहाँ पे ब्रेक हो गया, and device stops working, और वो जो भी चीज है वो काम करना बंद हो जाएगी। when temperature falls down, जब टेम्परेचर नीचे आएगा, ठंडा होगा, then strip again becomes straight, तो फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ स्ट्रेट हो जाएगी, and its contact with circuit is restored, और इसका कांटेक्ट दोबारा इसके साथ हो जाएगा। सो डिवाइस स्टार्ट्स इट्स वर्किंग, और डिवाइस काम करना स्टार्ट कर देगी। इन दिस वे बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट कंट्रोल्स द टेम्परेचर लिमिट, इस तरह ये काम करता है। तो इसमें आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है, किस चीज से बना हुआ है ये बताना है, ये इसकी सिंपल वर्किंग है, और साथ में ये फिगर बनानी है, ठीक है, और ये शॉर्ट में आता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप ये नोट कर लें। इसके नोट करने के बाद जो लोग नोट करते जाएं वो लीव कर सकते हैं। आज की क्लास इस टॉपिक के बाद एंड हो जाएगी। अभी अगले 5 से 6 मिनट 7 मिनट ये डिवाइस ऐसे ही लगी हुई है, ठीक है, आप नोट करना शुरू करते हैं। अब्दुल्ला मुझसे एक सवाल पूछ रहा है कि सर अगर हम आयरन खोलकर देखें कि आयरन ऑन कर दें तो गर्म होने पर जब तो ब्रास तो गिरते हुए नजर आएगा। वो असल में बात ये अब्दुल्ला कि इस्त्री के अंदर जो थर्मोस्टेट होता है, देखो ये तो थर्मोस्टेट की एक टाइप है। अब जरूरी नहीं है कि हर इस्त्री में ये बायोमेटेलिक ही थर्मोस्टेट लगा हुआ, किसी में ये वाला भी हो सकता है, किसी में दूसरा भी हो सकता है। सारे जो गीजर है उनमें जरूरी नहीं है कि यही वाला लगा हुआ। थर्मोस्टेट जो है वो इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थर्मोस्टेट की एक काइंड है, किसी चीज में हो भी सकता है, किसी चीज में दूसरा भी हो सकता है, ठीक है।